देखिए, किसी भी चुनाव के जनादेश को समझना कोई पहेली सुलझाना नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम को समझने जैसा है। इस विश्लेषण में हम एक विधानसभा क्षेत्र करेरा को गहराई से देखेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि जमीन से मिले डेटा का इस्तेमाल करके असरदार और लोगों पर केंद्रित शासन का रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जरा जमीन पर उतरते हैं, इसकी भौगोलिक और सामाजिक हकीकत को समझते हैं। करेरा विधानसभा क्षेत्र भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। ये नक्शे पर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि उन लोगों का घर है जिनकी उम्मीदें और मुश्किलें यहाँ की राजनीति को हर रोज एक नया आकार देती हैं। हर चुनाव, आप देखिए, सिर्फ वोट डालना नहीं होता। ये तो आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी बातचीत होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के दिल में यही एक सवाल है, आखिर करेरा के लोग क्या कह रहे हैं? उनकी आवाज में कौन सी मांगें हैं, कौन सी शिकायतें हैं और कौन सी उम्मीदें छिपी हैं? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम करेरा की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर जनादेश के आंकड़ों को बारीकी से समझेंगे और वहां से आगे बढ़ते हुए डेटा पर आधारित शासन के एक खाके और जन केंद्रित नेतृत्व की राह तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, करेरा की जमीनी हकीकत। यहाँ की मिट्टी की नब्ज क्या कहती है? आइए वहाँ के सामाजिक आर्थिक हालात और लोगों की असल जिंदगी की चुनौतियों को समझते हैं, क्योंकि हर एक वोट की जड़ इन्हीं सच्चाइयों में होती है। करेरा, जैसा कि हमने कहा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की एक ग्रामीण सीट है और ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा नंबर है 23 और 2023 तक यहाँ लगभग 2.25 लाख से ज्यादा मतदाता थे। अब ये एक आरक्षित सीट है, यानी उम्मीदवार सिर्फ अनुसूचित जाति से होगा, लेकिन यहाँ वोट डालने वाले हर समुदाय के लोग हैं। और बस यही एक बात इस सीट की राजनीति को बहुत पेचीदा और दिलचस्प बना देती है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी रोज की चुनौती क्या है? एक शब्द में कहें तो पानी। गर्मियों में पानी की जबरदस्त किल्लत होती है, और ये सिर्फ पीने के पानी की बात नहीं है। ये खेती से जुड़ी है, मवेशियों की जिंदगी से जुड़ी है और हर परिवार की आर्थिक सेहत से जुड़ी है। जब पानी कम होता है तो रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ता है और यही मुद्दा चुनावी बहसों का केंद्र बन जाता है। पानी के अलावा कई और भी मुद्दे हैं जो यहाँ की सियासत को दिशा देते हैं। गांव की टूटी फूटी सड़कें, पानी की क्वालिटी को लेकर चिंताएं जो सीधे सीधे सेहत पर असर डालती हैं, खेती का संकट, सरकारी योजनाओं के फायदे पहुंचने में देरी और खासकर नौजवानों के लिए लोकल रोजगार की भारी कमी। देखिए, ये सिर्फ शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से, उनकी गरिमा से जुड़े हुए सवाल हैं। भारतीय संविधान हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार देता है, और जब इन बुनियादी जरूरतों पर चोट पहुंचती है तो वही बातचीत शुरू होती है जिसे हम चुनाव कहते हैं। तो ठीक है, ये तो हुई लोगों की परेशानियां। अब देखते हैं कि इन सब भावनाओं का, इन शिकायतों का हाल के चुनावों पर असर क्या हुआ। चलिए 2023 के उस जनादेश को खोलकर देखते हैं जिसमें हार जीत का फैसला कांटे की टक्कर पर हुआ। इन आंकड़ों में ही जनता का असली संदेश छिपा है। 2023 का चुनाव, हार और जीत का फैसला सिर्फ एक नंबर पर आकर टिक गया, 3103। बस इतना सा फासला था। जब जनादेश इतना करीबी हो तो इसका मतलब है कि समाज बटा हुआ है और जीतने वाले के पास भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये है कि शासन को हर एक आवाज को सुनना ही होगा। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो ये और भी साफ हो जाता है, सिर्फ 1.5% का फर्क। मतलब मुकाबला इतना कड़ा था कि एक एक वोट ने पूरी कहानी पलट दी। ये लोकतंत्र की ताकत तो है ही, साथ ही एक चेतावनी भी है कि जनता की नब्ज से आप जरा सा भी दूर हुए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब जरा सीधे सीधे आंकड़ों पर आते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार आरपी खटीक को मिले 99,304 वोट, यानी लगभग 49%, और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रज्ञलाल जाटव को मिले 96,201 वोट, यानी 47.5% से ज्यादा। तस्वीर बिल्कुल साफ है, लगभग आधी जनता एक तरफ और आधी दूसरी तरफ। ये एक बटा हुआ जनादेश है और इसे साधना किसी भी विजेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना करीबी मुकाबला हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ये सिर्फ उम्मीदवार या पार्टी की बात नहीं थी। जमीन के नीचे कई गहरी सामाजिक और राजनीतिक ताकतें काम कर रही थीं। चलिए अब उन ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ना कई चीजें एक साथ चल रही थीं। एक तो जातीय समीकरण का खेल।
जहां एससी वोट बेस तो है, लेकिन ठाकुर समुदाय किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। दूसरा, उम्मीदवार प्रगीलाल जाटव का पार्टी बदलना और उनका अपना एक मजबूत पर्सनल वोट। और इन सबसे ऊपर 2023 में लगभग 85% की जबरदस्त वोटिंग। इसका मतलब था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर एक वोट की कीमत बढ़ गई। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। एक एससी आरक्षित सीट पर ठाकुर समुदाय का किंग मेकर होना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी पार्टी सिर्फ अपने पक्के वोट के भरोसे नहीं बैठ सकती। उसे अलग अलग समाज के बीच एक पुल बनाना ही होगा। मलखान सिंह जैसे प्रभावशाली लोगों की भूमिका यहीं पर अहम हो जाती है, जो इन सामाजिक समीकरणों को जोड़ने या तोड़ने में मदद करते हैं। अच्छा, अब जरा इस 2023 के नतीजे को अकेले में नहीं, बल्कि इतिहास के चश्मे से देखते हैं। क्या ये कोई नई बात है या करेरा में ऐसा होता आया है? आइए यहाँ के सत्ता विरोधी मिजाज के इतिहास को समझते हैं। इससे हमें यहाँ के वोटरों का मूड पता चलेगा। अगर पिछले 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 2008 में बीजेपी, तो 2013 और 18 में कांग्रेस, और फिर 2023 में वापस बीजेपी। ये क्या दिखाता है? ये साफ साफ सत्ता के खिलाफ एक लहर दिखाता है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। करेरा के वोटर किसी भी पार्टी को स्थायी नहीं मानते, वो काम के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। तो हमने जमीनी हकीकत समझी, आंकड़े देखे, इतिहास देखा। अब सवाल ये है कि इन सब से हम सीख क्या सकते हैं? अब बात सिर्फ विश्लेषण की नहीं, बल्कि आगे के रास्ते की होगी। इन आंकड़ों की मदद से शासन के लिए एक ठोस प्लान कैसे बनाया जा सकता है? अगर हम कांग्रेस उम्मीदवार की स्थिति का स्वॉट विश्लेषण करें, तो उनकी ताकत क्या है? उनकी अपनी जमीनी पकड़ और एससी वोटरों के बीच उनकी अपील। लेकिन कमजोरी? बीजेपी के मजबूत कैडर के सामने पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है और उम्मीदवार की औपचारिक शिक्षा भी एक पहलू है। इन कमजोरियों को मानना ही उन्हें दूर करने का पहला कदम है। अब बाहर की दुनिया में देखें तो मौके भी हैं और खतरे भी। मौका ये है कि लोग स्थानीय बीजेपी के काम से शायद उतने खुश न हों और बीएसपी को साथ लाने की एक संभावना भी है। लेकिन खतरा हमेशा रहता है बीजेपी की राष्ट्रीय लहर का और जातीय ध्रुवीकरण का। तो रणनीति ऐसी बनानी होगी जो मौके का फायदा उठाए और खतरों से बचाए। तो फिर वापसी का रास्ता क्या हो सकता है? यहाँ एक 90 दिन का एक्शन प्लान है, और ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि जनता का भरोसा दोबारा जीतने के लिए है। पहले घर घर जाकर लोगों की शिकायतें सुनना, फिर सही लोगों को जोड़कर सही मैसेज बनाना, इसके बाद डिजिटल तरीकों से अपनी बात पहुंचाना, और आखिर में रैलियों और गठबंधनों से माहौल बनाना। तो इस पूरी रणनीति की नींव 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, बीएसपी और ठाकुर नेताओं के साथ गठबंधन को मजबूत करना। दूसरा, संदेश को पानी, सड़क, रोजगार जैसे असली मुद्दों पर टिकाए रखना। तीसरा, जमीन पर और डिजिटल दोनों जगह एक मजबूत टीम खड़ी करना। और चौथा, हर हफ्ते अपनी परफॉर्मेंस को नापना और जरूरत के हिसाब से रणनीति में बदलाव करना। और आखिर में हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, चुनाव जीतना तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली सफर तो उसके बाद शुरू होता है, जनादेश को एक मिशन में बदलने का सफर। इस सफर में हर नागरिक की जानकारी, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। डिजिटल आउटरीच की अपनी जिम्मेदारियां हैं, और ये भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के दायरे में ही होनी चाहिए। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है उम्मीदवार प्रगीलाल जाटव, एक 52 साल के जमीनी नेता जिनकी जड़ें खेती किसानी से जुड़ी हैं। 2018 में बीएसपी से लड़ना, फिर कांग्रेस में आना और 2023 में लगभग जीत के करीब पहुंचना। उनका ये सफर ही करेरा की राजनीति का आईना है। ये रणनीति उन्हीं की जमीनी हकीकत से जुड़ती है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। ये सवाल सिर्फ करेरा का नहीं, बल्कि आज की भारतीय राजनीति का है कि क्या स्थानीय जमीनी मुद्दों को हल करने पर बना एक गवर्नेंस मॉडल बड़ी बड़ी पार्टियों की मशीनरी और राष्ट्रीय स्तर के ध्रुवीकरण की ताकतों का मुकाबला कर सकता है? इस सवाल का जवाब ही करेरा जैसे हजारों निर्वाचन क्षेत्रों का भविष्य तय करेगा। और इसका जवाब जमीन पर लगातार काम करने और डेटा को सेवा का साधन बनाने में ही छुपा है।
If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.